गाता भी ठीक ठाक है। अच्छा। वो देगा तो हंसेगा। गड़बड़ खूब होती है, खूब गड़बड़ होती है। एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट का मतलब ये होता है कि वो खुद के गाने बना के खुद रिलीज कर रहा है। हाँ। ज्यादा नहीं बोल सकता क्योंकि मेरे पिताजी भी देखेंगे, मेरे को मार पड़ेगी। करता हूँ भाई, परेशान है, संगीत सुनो, अच्छा संगीत सुनो। आपका भाव, आपका सुर, आपकी ताल और आपकी लय मैटर करती है। बिल्कुल। हेलो एवरीवन, मैं हूं सौरभ मावर और आप देख रहे हैं डीजी केयर इंडिया पॉडकास्ट। आज हमारे साथ जुड़ चुके एक बेहद ही टैलेंटेड सिंगर जिनकी आवाज़ हमारे दिल को छू जाती है। तो स्वागत कीजिए जयेश शर्मा का, जिन्होंने अपनी स्ट्रगल लाइफ, टर्निंग पॉइंट और सक्सेस से लोगों को इंस्पायर किया है। तो आज हम जानेंगे उनके म्यूजिकल जर्नी, स्ट्रगल फेसेस और कैसे उन्होंने अपने पैशन को अपनी पहचान बनाई। तो आइए सुर और सफ़र की इस कहानी की शुरुआत करते हैं डीजी केयर इंडिया पॉडकास्ट के साथ में। तो जय जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे डीजी केयर इंडिया पॉडकास्ट में। तो जय जी, थोड़ा सा आप आपके बारे में थोड़ा परिचय दीजिए हमारे व्यूअर को। सर सबसे पहले तो डिजी केयर इंडिया का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मेरे को इस काबिल समझा कि मैं इस पॉडकास्ट पे आ पाऊँ। और एक और चीज़ के लिए बहुत धन्यवाद, आर्टिस्ट के लिए एक बहुत हेल्पफुल चीज़ साबित हो सकती है, क्योंकि आम जनता के लिए एक आर्टिस्ट वो होता है जो सिर्फ स्टेज पे परफॉर्म कर रहा है, लेकिन उस स्टेज के पीछे का जो स्ट्रगल होता है, जो तैयारियां होती है और वहां तक पहुंचने के लिए जो आर्टिस्ट मेहनत करता है, बता पाएंगे लोगों को। मेरा नाम जयेश शर्मा है और मैं एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हूँ जयपुर से और एक लाइव परफॉर्मर भी हूँ। मैं इस इंडस्ट्री में लास्ट 5 साल से एज एन कमर्शियल काम कर रहा हूँ और आज की तारीख में 1000 से ज़्यादा शोज मैंने सक्सेसफुली कंप्लीट करे हैं। ओके जी। तो जयेश जी, ये बताइए कि आपकी म्यूजिक जर्नी की जो शुरुआत है वो कहाँ से हुई थी? सर जो मेरा म्यूजिकल जर्नी का जो शुरुआत हुआ था वो कैसे हुई थी कि मेरे बचपन से ही मैं कीर्तनों में मेरे ग्रैंड पेरेंट्स के साथ जाया करता था, मेरे दादा दादी के साथ। तो वहाँ बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट प्लेयर्स आते थे, सिंगर्स आते थे, तो उनको देख के एक अलग सा अट्रैक्शन होता था सुनने के बाद कि भाई हाँ भाई गा रहे हैं तो अच्छा लग रहा है। एंड एक स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट की मैं बात करूँ तो तबला है, जिससे कि मैंने मेरी म्यूजिकल जर्नी स्टार्ट करी। वहां मैं तबला देखता था तो उसकी बनावट देख के मुझे अट्रैक्शन होता था। बिल्कुल। फिर जब वो बजता था तो उसके साउंड से अलग अट्रैक्शन आता था, तो घर आके मैं टेबल ही पीटना चालू करता था। तो उससे मेरे घर वालों को थोड़ा ये पता चला कि हाँ भाई इसको म्यूजिक की थोड़ी बहुत समझ है, रिदम सेंस है। और थोड़ी बहुत मेरी जिद हो गई, तो इस वजह से फिर मेरे को थोड़ा बहुत तबले से मेरा ये म्यूजिक की जर्नी स्टार्ट हुई। धीरे धीरे फिर जब स्कूल टाइमिंग पे हम आए, 5th 6th क्लास की मैं बात करूँ, उसके बाद मेरे टीचर्स ने आइडेंटिफाई करा, मेरे जो म्यूजिक के टीचर्स थे उन्होंने आइडेंटिफाई करा कि भी ये लड़का गा भी सकता है, इसकी आवाज थोड़ी बहुत सुरीली भी है। बिल्कुल। तो बस धीरे धीरे फिर वहां से मेरे को वोकल्स की तरफ घुमाया गया। ओके। मेरे घर पे मेरी दादी ने कहीं से पुराना हारमोनियम लेके आई, तो उससे मैंने थोड़ा बहुत हारमोनियम बजाना सीखा। ओके। उसके बाद अगर आप हारमोनियम सीख रहे हो तो कहीं ना कहीं वोकल्स भी कहीं ना कहीं आने लग जाते हैं साथ में, राइट। तो बस वहां से वोकल्स में हम आए। तो मेन जो स्टार्ट था जर्नी का वो तबले से हुआ, लेकिन जुड़ते गए, फिर धीरे धीरे आगे बढ़े तो स्कूल लेवल पे ही मेरे को पार्टिसिपेशंस कराए गए, इंटर स्कूल लेवल पे कराया गया और स्कूल में थोड़े बहुत प्रोग्राम्स होते थे उसमें मैं गाता था। तो उससे कहीं ना कहीं मेरे ऐसा हा कि हाँ भाई म्यूजिक की जर्नी मेरी यहाँ से स्टार्ट हुई। ओके। तो जय जी, ये बताइए शुरू शुरू में आपको गायकी को लेकर के कोई डर या झिझक थी आपके अंदर कोई भी? सर मैं बचपन से ही बोला जाए तो एक इंट्रोवर्ट किस्म का इंसान रहा हूँ और डर था, मतलब परफॉर्म करना तो छोड़िए, अगर मैं 10 लोगों के सामने बैठ के बात भी नहीं कर सकता था, तो इस लेवल का इंट्रोवर्ट इंसान था मैं। तो बहुत प्रॉब्लम्स आई है इस चीज को लेके। और जो कि अब बात करें परफॉर्मेंस रिलेटेड ना, तो ये लोग तो 90% लोग हैं जो फेस करते हैं कि जब आप 100 लोगों के सामने खड़े हो स्टेज पे, बिल्कुल, और पहली बार या दूसरी बार ही खड़े हो, तब तो बहुत प्रॉब्लम्स आती है। बिल्कुल। और मैं तो ऊपर से इंट्रोवर्ट और तो बहुत प्रॉब्लम्स आई। बिल्कुल। और ऐसा लगता था कि भाई गड़बड़ ना हो जाए, और हालांकि गड़बड़ बहुत बहुत हुई है और उन्हीं गलतियों से सीख सीख के आज लाइव परफॉर्मर बने हैं। ओके जी। तो जैसे ये रियाज करने का जो टाइम होता है वो सबसे बेस्ट टाइम कौन सा होता है? सर अगर मैं शास्त्रीय संगीत के हिसाब से बात करूं तो ऐसे कोई प्रिस्क्राइब टाइम नहीं है कि आपको कब रियाज करना चाहिए, बट जो अच्छे अच्छे या जो मेन मोस्टली वोकलिस्ट होते हैं या कोई भी म्यूजिशियंस होते हैं वो सुबह का प्रातः पहर का टाइम प्रेफर करता है कि भाई इस टाइम रियाज करना चाहिए। अब उसका भी एक बहुत स्पेसिफिक रीजन है कि रियाज एक ऐसी चीज है कि जिसमें आपको कॉन्सेंट्रेशन बहुत चाहिए, आपको एक एक नोट पे बहुत अच्छे से आपका पकड़ होनी चाहिए। आपको अगर आप बेसुरे हो रहे हैं, कंसुरे हो रहे हैं, तो आपको पता लगना चाहिए कि हाँ भाई हो रहा है। तो शायद वो सुबह हो सकता है, क्योंकि सुबह जो रहता है वो थोड़ा शांत सा वातावरण रहता है और ज्यादा डिस्टरबेंस नहीं होता एनवायरनमेंट में, राइट। तो शायद सुबह के लिए सुबह का टाइम सबसे बेस्ट होता है।
ओके। तो जय जी ये बताइए कि जो गायक बनने के लिए सबसे जरूरी चीज है वो क्या होती है? सर मैं अगर बात करूं तो म्यूजिक या कोई भी गाना बिल्कुल। अगर आप गा रहे हैं तो 4 पिलर है, सुर, ताल, लय और भाव। ओके। ठीक है, चारों ही अपने जगह पे बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर आप सुर में हैं और भाव नहीं है और ताल का तो अता पता ही नहीं है, बिल्कुल। तो आप मतलब नहीं है। अगर आप सुर ही नहीं है बाकी सब है तो बिल्कुल ही मतलब नहीं है। बिल्कुल। फिर तो आप संगीतकार हुए ही नहीं अगर आपको सुर की नॉलेज नहीं है तो। ओके। सबका अपनी अपनी जगह पे इम्पोर्टेंट है। आपको भाव की नॉलेज भी होनी चाहिए कि कौन सा गाना किस फीलिंग के साथ गाना है। हाँ हाँ। ठीक है, आज की तारीख में अपने पास इतने सारे जॉनराज हैं। सूफी ले लें, सूफी का एक अलग जॉनरा होता है। पॉप ले ले, पॉप का एक अलग तरीका होता है गाने का। अगर गानों की फीलिंग की बात करें तो रोमांटिक सॉन्ग्स अलग तरीके से गाए जाते हैं, बिल्कुल। पार्टी सॉन्ग्स, पार्टी नंबर्स अलग तरीके से गाए जाते हाँ, हैं। हाँ। तो सबका ये जो 4 पिलर्स मैंने बताया, सुर, ताल, लय और भाव, ये चारों का अपनी अपनी जगह एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है म्यूजिक के अंदर। ओके। जी। तो जय जी ये बताइए आपका कोई पहला गाना जो आपको याद है? तो सर मुझे आज भी याद है कि मैंने पहला गाना जो परफॉर्म किया था वो एक इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन था जो कि हर साल होता है, जो कि पैट्रियोटिक सॉन्ग कॉम्पिटिशन का, राइट, सिंगिंग का सोलो सिंगिंग कॉम्पिटिशन था। उसमें मेरे को भेजा गया था और उसमें जाने के लिए भी बहुत मेहनत मशक्कत करनी पड़ी थी, क्योंकि मैं जिस स्कूल से था उस स्कूल में बहुत सारे सिंगर्स थे। तो अच्छा। बहुत ज्यादा मेरे को जिद भी करनी पड़ी हाँ, कि मेरे को जाना है, मेरे को भेजिए। मेरे को आज भी याद है वो गाना था, अगर हम नहीं देश के काम आए। हाँ। एक पैट्रियोटिक सॉन्ग था। हाँ, हाँ। वो मैंने पहली बार किसी स्टेज पे परफॉर्म किया था। अच्छा। और वही मेरा पहला गाना था जो मैंने पूरा अच्छे से याद करके प्रिपेयर करके गाना गाया था। ओके। जी। अच्छा जय जी ये बताइए जब स्टेज पे आपने पहली बार जो परफॉर्मेंस किया था तो मतलब आपको किस तरीके का फील हुआ, क्या लगा आपको? सर जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं बचपन से ही एक इंट्रोवर्ट इंसान रहा हूँ। यस। और एक इंट्रोवर्ट इंसान जब कमर्शियली लाइव शोज करने चढ़ता है स्टेज पे तो वो डबल इंट्रोवर्ट आ जाता है, हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक स्कूल में परफॉर्म करना और एक कैफे में लोगों के सामने जो आपको जानते तक नहीं, हाँ, उनके बिल्कुल। सामने परफॉर्म। भाई स्कूल में तो क्या है कि उनको पता है कि स्कूल का बच्चा है, हाँ, गलती भी होगी तो कोई बात नहीं, बिल्कुल। लेकिन आप अगर कैफे में बैठ के परफॉर्म कर रहे हो हाँ, हाँ। तो जो लोग आपको सुन रहे हैं ना बैठ के, उनके लिए आप एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट हो। ओके। तो मेरे को आज भी याद है हमारा पहला शो हुआ था तो उसमें मैंने अकेला नहीं किया था, हमारा मैंने शुरुआत से एक टीम बना के रखी थी। तो झिझक बहुत थी, समझ में नहीं आ रहा था। पीछे से मेरे सीनियर आर्टिस्ट वो मेरे को डांट रहे थे, अरे कुछ बात तो कर यार, हाँ, बात नहीं करेगा तो कैसे समझ में आएगा। और मेरे को मेरा नाम लेने में मेरे को झिझक आ रही, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं बोलूं कैसे माइक पे। गाना मैं गा दूंगा हाँ, हाँ। क्योंकि गाना तो गाना आता था मेरे को, ये रट रखे थे गाने मैंने, मतलब गाने तो मैं गा दूंगा लेकिन मैं इंटरेक्शन कैसे करूँ ऑडियंस से। तो ये एक बहुत बड़ा, एक मान लीजिए कि एक ट्रेड था मेरे लिए, या आप एक बोल सकते हैं कि एक बहुत बड़ा दुविधा थी कि भाई लोगों से बात कैसे करूं। बात कैसे? बिल्कुल। भाई लोग तो आप ये सोच के बैठे हैं कि आप ये तो कोई प्रोफेशनल आर्टिस्ट है, हाँ, बिल्कुल। ये तो काफी टाइम से काम कर रहा है, उनको थोड़ी पता इसका पहला शो है। तो मेरे लिए बहुत बड़ी दुविधा हो गई कि इनसे मैं इंटरेक्ट कैसे करूं। हाँ, हाँ। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये आज तक। Okay. अच्छा ये बताइए कि जैसे ऐसी कोई आपके म्यूजिक करते टाइम पर आपसे कोई सी भी गलती हुई हो जिससे आपने कुछ सीखा हो, उसके बारे में? सर गलतियां तो बहुत हुई है, सच बार बताऊं, लेकिन एक ऐसी गलती है जिसको मैं बहुत बार रिपीट भी करता था। एक टाइम पे मेरे दिमाग में एक मेरी सोच थी कि भाई जितना आप हाई स्केल में गाते हैं, मेरे जो संगीतकार जो लोग देख रहे हैं ना, मेरे म्यूजिशियन फ्रेंड सब समझेंगे इस चीज को, बिल्कुल, कि आप जितना हाई स्केल में गा रहे हैं उतने आप उस्ताद है। बिल्कुल। ये बहुत मेरे दिमाग में था ये सोच। तो मैं भी एकदम हाई पिच में गाया करता था, चिल्ला चिल्ला के गाया करता था। पर जब धीरे धीरे इस इंडस्ट्री में लोगों से मिला, आर्टिस्टों को सुना जाके, तब मेरे को चीज समझ में आया कि हाई पिच पे या गला फाड़ के गाना जरूरी नहीं है कि आप उसी से अपनी गायकी, हाँ वो अच्छा तरीका है अपनी गायकी दिखाने का और अच्छा भी लगता है, बट एक लिमिट तक। ठीक। आवाज को फाड़ना नहीं। हाँ। तो पिच मैटर नहीं करती है गाते टाइम, आपका भाव, आपका सुर, जो जैसे कि हमने बात करी, आपका भाव, आपका सुर, आपकी ताल और आपकी लय मैटर करती है। बिल्कुल। तो जो पहले मैं गला फाड़ फाड़ के गाता था, चिल्ला के गाता था, वो धीरे धीरे मैंने फिर उससे सीख के नॉर्मलाइज किया अपने आप को। ठीक है। अच्छा जब म्यूजिक गा रहे थे कैफे में या फिर कहीं पे भी, तो आपको कुछ ऐसा लगा कि फैन से कोई रिएक्शन आपको मिला हो किसी तरीके का? सर रिएक्शंस क्या होता है ना, कैफे एक ऐसी जगह है जहाँ पे हर तरीके के लोग आते हैं, हर तरीके का संगीत सुनने वाले लोग आते हैं। बिल्कुल। ओल्ड एज पीपल भी आते हैं, जेन जी जनरेशन भी आती है, ठीक है, और जो
कल्चरल म्यूजिक सुनते हैं, हाँ। राजस्थानी हो गया, हरियाणवी हो गया, बिल्कुल। वो लोग भी आते हैं। अच्छा। तो उनको तो ये नहीं पता ना कि ये कौन सा जॉनरा परफॉर्म कर रहा है, उनको तो अपना रिक्वेस्ट पे सुनना है। हाँ मेरे को आज भी एक किस्सा याद आता है कि हम परफॉर्म कर रहे थे, हाँ सबका अच्छा रेस्पॉन्स आ रहा था, बिल्कुल। सब कुछ बढ़िया चल रहा था। तो एक बंदा आके मुझे बोलता है कि यार सपना चौधरी का गाना गा दे। हाँ। अब हालांकि मैं जानता भी नहीं था उस टाइम पे, तो ठीक है होंगे कोई, हम्म। तो सपना चौधरी का गाना गा दे। मैंने मेरे आर्टिस्ट फ्रेंड को बोला, वो हंसने लग गए। दे वर लाइक कि यार ये क्या बोल गया। हाँ। तो और एक बार नहीं, इसने 3 बार बोला। अच्छा। एक्चुअली वो पहली बार आया, हमने सोचा ठीक है अभी इग्नोर करते हैं, अपन तो अपनी सेटलिस्ट परफॉर्म करते हैं। बिल्कुल। दूसरी बार वापस आया, तीसरी बार वापस आया, हम्म। अब हम नहीं कर पाए। मैंने लास्ट टाइम मना कर दिया उसको, बड़ी हिम्मत करके मना करा बिल्कुल। कि भाई नहीं कर सकता सर मैं। उसने गुस्सा होकर कंप्लेन कर दी कि आपको सिंगर ही अच्छा नहीं है, आपको सिंगर ही प्रोफेशनल नहीं है। अच्छा। तो एक ये मजेदार सा किस्सा हुआ हमारे साथ कि बिल्कुल। सपना चौधरी का गाना गा दे। हाँ। बहुत कम ऐसे लोग आते हैं, हाँ। नमूने भी बोल सकते हैं लोगों को बिल्कुल। हम लोग, क्योंकि देखो लाइव म्यूजिक जो होता है ना, हम्म। ये अलग चीज होती है, और आप जो डीजेस पे गाने सुनते हैं ये बहुत अलग चीज होती बहुत अलग होती है, डिफरेंट। है। एक अगर आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहा है ना कहीं हाँ। कैफे पे, तो ऑडियंस को भी ये चीज समझनी चाहिए कि बिल्कुल। वो बंदा अपनी सेट लिस्ट प्रिपेयर करके आया आप हाँ। लोगों के लिए, आप लोग के एंटरटेनमेंट के हाँ। लिए। भाई वो आप लोगों के लिए नौकर वाला काम तो कर नहीं रहा, हाँ। राइट। तो अब ये काफी आर्टिस्ट फेस करते हैं इस चीज को कि बिल्कुल। लोग क्या मैं ये सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, बट हम्म। कभी कभी ऐसे लोग आ जाते हैं जो वो नौकर की नजर से देखते हैं हाँ। कि भाई ये तो हमारे लिए ही है, हमारे लिए काम कर रहा है। तो ये चीज लोगों को समझनी चाहिए बिल्कुल। कि भाई डीजे इज डिफरेंट। कई लोगों का परसेप्शन होता है कि यार नचाया नहीं, यार तुमने लाइव म्यूजिक बुक हाँ। करा है लाइव म्यूजिक, ना, बिल्कुल। लाइव म्यूजिक बुक करा है, हाँ। तुमने डीजे तो बुक करा नहीं। बिल्कुल। अगर हम नचाने लग जाएं हाँ। तो फिर डीजे क्या करेगा। बिल्कुल। सिंपल सी बात है। सिंपल। और लाइव म्यूजिक का मतलब ये है कि इंसान आपके लिए पूरा एक प्रॉपर सेट बना के परफॉर्म कर रहा है हाँ। आपके साथ, आपके सामने। बिल्कुल। तो ये बात थोड़ी समझनी चाहिए। तो ये एक मजेदार सा किस्सा हुआ था, ये आज तक हम सोचते थे, हमको हंसी आती है कि यार कैसे कैसी जगह से निकल के आए हैं। बिल्कुल। बिल्कुल जी तो जय जी, ये बताइए कि आपके घर में कोई म्यूजिक से जुड़ा हुआ है, आपकी कोई फैमिली में? नहीं सर, कोई भी नहीं है, ओके। कोई भी नहीं। मुझे भी ताजुब होता है कि हाँ, यार हाँ। घर में कोई भी नहीं है, ठीक है, ना मेरे पापा ना मेरी मम्मी, मतलब दूर दूर तक कहीं नाता ही नहीं है संगीत से। बिल्कुल। फिर भी मेरे अंदर ये बात है। एक चीज जरूर मैं बोलना चाहूंगा, मेरी माता जी की जो आवाज है वो थोड़ी सुरीली है, तो शायद वो एसेंस मेरे अंदर आ गया। अच्छा। तो वैसे कोई कनेक्शन नहीं है दूर दूर तक। तो अगर आपकी फैमिली में ऐसा कोई है नहीं है, फिर भी आपका मतलब एक म्यूजिक के प्रति झुकाव, हाँ आपका इंटरेस्ट बढ़ा, वो क्यों बढ़ा? सर, मुझे भी चीज समझ में नहीं आती कैसे बढ़ गया। हाँ। एक वो होता है ना कि बचपन से ही एक अट्रैक्शन था, जैसे मैंने शुरुआत में बताया हाँ। कि सुन के ही अच्छा लगता था, देख के अच्छा लगता था, तो बस वहां से इंटरेस्ट जागा। और अगर छोटा बच्चा अगर किसी चीज की तरफ एक बार अट्रैक्ट हो गया और इतना अच्छे से हो गया, और फिर वो थोड़ा बहुत घर वालों ने भी सपोर्ट शुरुआत में दे दिया मेरे को, हाँ। हाँ। तो नहीं कर लेगा कर लेगा कर लेगा, अच्छा। तबला ला देते हैं, हारमोनियम ला देते हैं। उन्होंने तो एज एन हॉबी देखा बिल्कुल। कि हाँ भाई इसको है, हाँ। शौक है, तो चलो बिल्कुल। दिला देते हैं वो चीज। तो कभी आपको ये लगा कि मेरे से नहीं हो पा रहा है तो मुझे ये चीज छोड़ देनी चाहिए, मतलब कोई मोमेंट आपके पास ऐसा आया हो कभी? बहुत आया सर, बहुत आया। मतलब ये मान लीजिए स्कूल टाइमिंग तो क्या होता है ना कि आप पर लाइक वो होता है ना कि स्कूल जाओ घर आ जाओ, हाँ। वो वाला सीन होता है। पढ़ाई करो, स्कूल जाओ घर आ बिल्कुल, जाओ, या स्कूल कोई में तो ये प्रोग्राम होता हो रहा है। है हाँ। उसमें पार्टिसिपेट कर लो। हाँ। तो उसमें करते भी थे तो मम्मी पापा को प्रॉब्लम नहीं होती थी इसलिए ठीक है। बिल्कुल। अब ये जो मैंने लाइव म्यूजिक वाला इंडस्ट्री वाला जो काम है, मैंने सोचा था 10th क्लास में, हाँ। 10th 11th में मैंने स्टार्ट किया था। उस टाइम पापा को ये नहीं पता था कि ये इतना अच्छे से घुस जाएगा इस फील्ड के अंदर, है ना। हाँ। तो बहुत तकलीफें आई, क्योंकि ये एक ऐसी फील्ड है कि इजीली, खासकर अपन अगर इंडियन पेरेंट्स की बात करें, तो इस फील्ड में वो नहीं जाने देता। बिल्कुल मना कर और देते हैं उनकी भी फिक्र होती है। बिल्कुल। उनका ये मानना है कि भाई जो भी हमारा बच्चा है वो अच्छा कमाए और स्टेबल लाइफ जिए, बिल्कुल। उनका भी कहना है। तो बहुत प्रॉब्लम्स आई। मेरी बात ही करूं तो मेरे मम्मी पापा तो क्या थोड़े पंचुअलिटी को ज्यादा मानते हाँ। कि टाइम से सोना, टाइम से खाना, टाइम से खाना, ठीक है। तो अब चक्कर क्या होता था कि मेरे पिताजी बड़े हो कि भाई नहीं मैं तो 10 बजे 10:30 सो जाता हूँ, हाँ। हाँ। ठीक है। और अभी भी आज भी वही रूटीन है, हाँ। कोई चेंज नहीं हुआ है। अब शोज की बात करें तो शोज बेसिकली, अब कैफेज की बात करें तो रात में ही होते हैं, दिन में कोई शो होता दिन है में कोई नहीं होता। तो मेरे को आते आते 11 11:30 बज जाते हैं। तो ये एक सबसे बड़ी दुविधा है मेरे लिए, आज भी है। अच्छा। आज भी मेरे को ताने इसी बात में सुनने को मिलते हैं कि तू लेट हो जाता है। मतलब घर वाले आपको डांटते रहते हैं किस चीज लेट? अच्छा। कि भाई तू लेट हो जाता है तो हाँ। जल्दी का शो ले। अब मैं जल्दी का शो कैसे लूं? अब वो भी बेचारे समझ नहीं पा रहे, बिल्कुल, कोई ये चीज नहीं समझ वो ये चीज समझ नहीं पा रहे हैं। तो हाँ, कभी कभी ऐसी चीजें आई हैं कि म्यूजिक छोड़ने की। मेरे को बहुत ऐसा हुआ है कि छोड़ देते हैं आप। हाँ। हाँ। चलो ये तो घर वालों की बात अलग है, घर वालों से तो क्या थोड़ा लड़ भिड़ के बहस करके भी बात कर लेते हैं एक बार के लिए, तो वो समझ लेते हैं, वो मना नहीं करेंगे। हाँ। डांटते हैं, डांट खा लेते हैं थोड़ा बहुत।
डांट खाने से क्या होता है, कंट्रोल में भी रहते हैं थोड़े। तो वो वैसे एक इवेंट की बात करूं मैं, तो हुआ यूं था कि शुरुआत के टाइम पे हमने कॉलेज में इवेंट किया था। हमारे पूरे बैंड, मैंने 10-12 लोगों को इकट्ठा करा ठीक है। और उनको उस कॉलेज के लिए मनाया, फ्री में इवेंट किया था, कोई वो कुछ नहीं था। वहां पे हम चढ़े, वहां पे हमारा स्लॉट था 1.5 घंटे का। हाँ हमको पहले साउंड चेक का टाइम नहीं दिया, साउंड चेक मेरे लिए कि भाई सारे जो भी इंस्ट्रूमेंट्स है वो इजीली चेक हो जाए, स्पीकर में आउटपुट समझ में आ जाए, बिल्कुल, है ना, फिर सही तो बाहर तो सही सुनाई दे रहा है स्पीकर में, क्योंकि हाँ। बड़ा स्टेज है। बड़ा स्टेज। अब क्या छोटे मोटे स्टेज पे तो इतनी माथापड़ी करनी नहीं पड़ती, बड़े स्टेज प्लस 10 लोग, तो कम से कम ये मान लीजिए 2 घंटे तो साउंड चेक के लिए चाहिए होता है। हाँ। और 1.5 घंटे का हमारा स्लॉट था, ये हमारा उनसे कॉन्ट्रैक्ट था या बातचीत हुई थी। अच्छा। लेकिन हम आ गए उस दिन, वहाँ पे एक डीजे नाइट भी थी, तो ट्रीटमेंट बहुत अच्छा किया, अच्छे से हमको बैठाया करा, सब बढ़िया था, बट हमको साउंड चेक का टाइम ही नहीं दिया। सबसे बड़ी दिक्कत है, और ये इंडस्ट्री की दिक्कत है, लोग क्या करते हैं एक एक दिन में 2-2 आर्टिस्ट बुला लेते हैं। हाँ हाँ यार वो दूसरा आर्टिस्ट आया, उसको भी टाइम चाहिए, हाँ। मतलब अपने पास पूरा टाइम स्लॉट इतना रखो कि आप दोनों आर्टिस्ट को करवा पाओ बिल्कुल। मैनेज, है ना, पर आपके पास वो भी नहीं है, हाँ, तो फिर क्या मतलब है, या तो मना कर दो। मना कर दो। अब उस दिन उन्होंने, अब क्या हुआ, जो डीजे आया था उसने पूरा साउंड चेक टाइम ले लिया, अच्छा। हमको मिला नहीं, हाँ हमको स्टेज पे बिना साउंड चेक के चढ़ा दिया। हमारी पूरी एंट्री प्लान थी कि मैं ऐसे एंट्री करूंगा, हाँ कुछ भी नहीं, ऑडियंस सामने खड़ी है हाँ। और हम साउंड चेक कर रहे हैं, ठीक है। मतलब आपको एक अलग तरीके से एंट्री करनी चाहिए, लेकिन हाँ, नॉर्मल वो नहीं हो पाया, हाँ। कुछ भी, मतलब हमारा क्या बोलूं कि स्क्रिप्ट थी वो ही फॉलो नहीं हो पाई। अच्छा। उसके बाद फिर क्या बोले, धीरे 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 साउंड चेक हुआ। साउंड चेक 10 मिनट में हमने साउंड चेक करा, हाँ। 2 घंटे का जो प्रोसेस था उन्होंने 10 मिनट में खत्म करा कुछ। ठीक है। साउंड आ रहा है, चालू करो। साउंड चेक होते ही ऑन स्टेज हमको, हमसे बोला परफॉर्मेंस स्टार्ट कर दो, उतरो भी मत। मतलब उतरने भी नहीं दिया आपको? ऐसे होता है वैसे कि साउंड चेक हुआ, आप उतर के अपने रूम में गए, आराम से थोड़ा रिलैक्सेशन करा, कपड़े में चेंज करे, फिर आप आते हैं। अच्छा। कुछ भी नहीं हुआ, ऑन स्टेज हमको बोल दिया गाओ, गाना स्टार्ट किया। अब हम सारे नए नए, हमको इतनी नॉलेज नहीं, हाँ। स्टार्ट करती जो ऑडियंस से कितना गंदा रिएक्शन, अरे उतारो इसको यार, क्या है, नहीं अच्छा नहीं लग रहा है, नीचे भेजो इसको। हाँ। मैं गाना चालू करूं, मत गा मत गा, ऐसे जोर जोर। अरे लोग एंजॉय भी कर रहे थे, बट जो, अब वो होता है ना, देखो ऐसे टाइम पे क्या होता है, जो लोग बुराई कर रहे होते हैं ना, उन पे ध्यान जाता है सबसे पहले, बिल्कुल, है ना, बिल्कुल। फिर आप उनको नहीं देखोगे जो एंजॉय कर रहे हैं। हाँ। तो उतर 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 करके हमको 10 मिनट के अंदर वहां से उतार दिया गया, और मेरी हालत एकदम खराब, क्योंकि एक तो इंट्रोवर्ट, हाँ हाँ। ऊपर से ये हो गया। तो ठीक है, जो मेरे बैंड मेंबर्स थे वो थोड़े समझदार थे, तो उन्होंने मुझे समझा फुसला के घर भेजा। अच्छा। अब हुआ यूं था कि ये जो इवेंट था, इससे एक दिन पहले मैंने एक कैफे में परफॉर्म करने गया था मैं, क्योंकि उस टाइम मुझे थोड़ी पैसे की जरूरत थी, हाँ। है ना। तो उस घर पहुंचा, घर पहुंच के जैसे ही मैंने मेरा फोन चेक करा, उस कैफे के ओनर का मैसेज था कि आगे से मत आना। तो मतलब ये मान लीजिए कितना बड़ा ट्रॉमा उस टाइम मेरे को लगा होगा कि एक टाइम, एक साइड तो मेरा वो इवेंट हाँ। पूरा अनसक्सेसफुल हो गया, जिसके लिए हम 2 महीने से काम कर रहे थे, वो गया, प्लस जिस कैफे में शायद मेरे को रेगुलर शोज मिल सकते थे, वहां से भी रिव्यू बेकार आ गया। अच्छा। और ये रात को 12-1 बजे की बात है जब मैंने मैसेज देखा। हाँ। और आपको, आप समझ सकते हैं कि रात को कितनी ज्यादा ओवर थिंकिंग होती है। बिल्कुल, बहुत ज्यादा होती है। तो इस वजह से शायद थोड़ा बहुत, फिर वो ऐसा मोमेंट था, वही एक लाइफ का ऐसा मोमेंट रहा है जहां मेरे को लगा है कि भाई क्विट कर देते हैं, अभी कर देते हैं, कुछ नहीं होगा। क्योंकि आपको 2 जगह से, एक तो लाइव परफॉर्मेंस से प्लस आपको कैफे से, इन दोनों तरफ से एक अलग ही रिएक्शन मिला, तो होती है टेंशन वगैरह, तो हाँ, ये वो भी सारी होती है, लेकिन हाँ वो एक ऐसा मोमेंट रहा है कि जहाँ पे कि मेरे को लगा कि छोड़ देना चाहिए, लेकिन उस टाइम मेरे बैंड मेंबर्स ने काफी मुझे मोटिवेट करा। अगले दिन मैंने फोन करे, यार इधर ऐसा ऐसा, छोड़ना आ जाएगा, टेंशन मत ले, तू काम कर। हाँ। और जिस कॉलेज में मेरे को अभी 10 मिनट में उतारा गया था ना, अभी मैं लास्ट 6-7 महीने पहले ही वहां पे जज बन के गया था इवेंट का। अच्छा। उसी कॉलेज ने मुझे वापस इन्वाइट किया था। हाँ। मैंने वहां भी ये सेम कहानी सुनाई थी कि ये से तो मतलब काम करो। हाँ। आया ख्याल आया, लेकिन कभी हार नहीं मानी, कर रहे हैं, स्ट्रगल अभी भी चल ही रहा है। बिल्कुल। तो जय जी, सबसे पहले ये बताइए कि जैसे अभी तक आप किस किस प्लेटफॉर्म पे आप काम कर चुके हैं? सर 2 केस आते हैं इसमें, एक तो कमर्शियल म्यूजिक की बात करें कि जो लाइव शोज होते हैं, तो इनमें क्या है, प्लेटफॉर्म्स तो बहुत होते हैं। हाँ हाँ। आप कैफेज में कर ही रहे हो, अब जयपुर में आज की तारीख में बहुत सारे कैफेज हैं, तो करे हैं, मोस्ट ऑफ द कैफेज में परफॉर्म कर चुका हूँ। बिल्कुल। ठीक है, और बात करें कि अपने कॉर्पोरेट इवेंट्स होते हैं, प्राइवेट इवेंट्स होते हैं, तो ये तो होते ही रहते हैं। बिल्कुल। सीजन का टाइम आता है तो उस टाइम पे भी शोज अच्छे खासे मिल जाते हैं आर्टिस्ट को, है ना। बात करें वैसे प्लेटफॉर्म्स की, तो मैंने बचपन में काफी जगह ट्राई करा है, सारेगामापा, इंडियन आइडल है मैंने करा है, और अपना द वॉइस इंडिया किड्स मैंने ट्राई करा है, तो रियलिटी शोज भी ट्राई करे हैं मैंने हर जगह पे। छोटे मोटे कॉम्पिटिशन्स होते थे जयपुर में, हाँ हाँ हाँ। तो वहां भी ट्राई करा, मतलब मैंने हर जगह हाथ पैर मारे हुए हैं जहां से मेरे को अपॉर्चुनिटी आज भी। अच्छा। अगर मुझे आज भी कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज दिखती है, मैं पैसा नहीं देखता हूँ, मेरे को पहले अपॉर्चुनिटी चाहिए, क्योंकि मेरे को मेरा ऑडियंस बनाना है।
तो मैंने हर जगह काम करा है। तो आजकल तो जैसे कि ये एक प्लेटफॉर्म और बन गया है कि जैसे शादियों में आजकल लोग बाग बुलाने लग गए धीरे धीरे। जी तो आप कभी वहां पे भी गए हो कभी हाँ, वेडिंग्स होती है। वेडिंग और में अलग से? सच बात बताओ तो सर, प्राइवेट इवेंट्स जो कॉर्पोरेट इवेंट्स बिल्कुल। होते हैं ना, प्राइवेट इवेंट्स होते हैं, ये सबसे ज्यादा ही एक इनकम सोर्स बन चुका है आज हाँ तक हाँ में आर्टिस्ट का, क्योंकि रेट्स अच्छी मिलती है। बिल्कुल टू बी ऑनेस्ट, अगर क्योंकि एट द एंड देखा जाए तो आर्टिस्ट काम, ठीक है, फेम अलग बात है, अपॉर्चुनिटीज अलग बात है, बट पैसे के लिए भी करना पड़ता है, बिल्कुल पैसे के लिए काम करते हैं। करना पड़ता है। तो वेडिंग्स एंड ऑल प्राइवेट इवेंट्स से यहाँ पे पैसा थोड़ा ज्यादा मिलता है, तो प्रेफर ही हम लोग ये करते हैं कि ये वाले शोज हमको ज्यादा मिले। प्लस कैफेज में क्या होता है कि हर तरीके के आर्टिस्ट परफॉर्म करते हैं। हाँ भाई वहाँ पे नौसिखिया भी करेगा और बिल्कुल। प्रोफेशनल भी करेगा। प्रोफेशनल। वेडिंग्स में प्रोफेशनली बुलाया जाता है, क्योंकि वेडिंग जो कर रहा है हाँ हाँ और जो लाइव म्यूजिक बुला रहा है हाँ। तो वो पैसे वाला है, अच्छा तो पैसा लगाने में झिझकता भी नहीं। बिल्कुल। प्रॉपर साउंड सिस्टम, प्रॉपर स्टेज, प्रॉपर हम्म। ट्रीटमेंट, हर चीज मिलती है। तो हाँ, करा हुआ है हर ओके। जगह। जी तो ये बताइए जय जी, जैसे कि आप मतलब जो नए नए गाने लिखते हैं करते हैं, उनके आइडियाज जो आपके पास वो कहाँ से आते हैं? सर, आइडियाज की बात करूं तो मैं जो भी मेरे अब तक मैंने 15 से 20 गाने मैंने कंपोज कर रखे हैं मेरे, है ना, ओके। बना रखे हैं। वो 15 से 20 गाने सारे मेरे जीवन पे आधारित है। जीवन पे आधारित इन द सेंस कि मैंने कभी ना कभी वो चीज फेस करी है जो मैंने उन गानों में डाला है। ओके। कभी ना कभी वो फेस करी है। मैं मेरी एक्सेप्शनल दुनिया नहीं बनाया आज तक कि हाँ भाई ऐसा होगा, तो ऐसा हुआ है हाँ हाँ इसलिए गाना बनाया है। ओके। जी, तो यही मेरा एक फंडा है कि और आगे भी अगर मैं कोई गाने बनाऊंगा तो मैं यही इसी सोच के बनाऊंगा कि भाई जो हुआ है हाँ हाँ वो लिखो, वो लिखो रियलिटी। रियलिटी लिखो। ओके। तो जैसे कि आप जो गाने हैं वो लिखते हैं फिर कंपोज करते हैं, मतलब क्या करते हैं? दोनों। दोनों दोनों है आपके? लिखता भी हूँ, कंपोज भी करता हूँ। कंपोज अकेला नहीं करता हूँ, ये मैं बताना चाहूंगा कि मेरे साथ एक मेरा फ्रेंड है तेज सिंह राठौर, जो कि अभी एज एन को फाउंडर एक्ट कर रहा है बैंड, जो हमारे बैंड है उसका। उस बंदे की म्यूजिक की जो स्किल्स है, कंपोजिंग स्किल्स है, वो बहुत अच्छी है। अच्छा। तो वो बंदा मुझे काफी, इंसान बहुत हेल्प करता है वो आदमी में हाँ कि मतलब हम एक्चुअली आमने सामने ही रहते हैं। हाँ सबसे अच्छी बात ये है। तो कभी मूड कर रहा है यार आज गाना बनाते हैं, तो चलो लिख, मैंने दिया, वो लिखता हाँ भी बहुत अच्छा है। हाँ हाँ। तो हाँ, अकेला नहीं, उसके साथ में। अच्छा जी ठीक है। तो जैसे कि आप कोई अगर गाना रिकॉर्ड करते हैं तो उसके पीछे की क्या कहानियां होती है मतलब? सर, कहानियां तो मैंने वही बताया कि बना तो पहले ही देते हैं, है ना। रिकॉर्ड करते टाइम हम ये देखते हैं कि हम जितना ज्यादा फील भाव भा सके ना इसके अंदर, उतना अच्छा है। तो जय जी सबसे इम्पोर्टेंट कि जो आपका जो करियर है उसका जो श्रेय है वो आप किसको देना चाहेंगे? सर, बहुत सारे लोग हैं, मजाक साइड के आपकी वीडियो लंबी हो जाएगी, हाँ। लेकिन बहुत लोगों का योगदान रहा है मेरे को इस फील्ड के अंदर आगे बढ़ाने के लिए। मेरी फैमिली सबसे पहले। हाँ हालांकि वो लोग बाहर से दिखाते हैं कि हाँ हम सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तुम मत करे, हाँ क्या कर रहा है छोड़ दे, लेकिन करने भी तो दे। करने भी दे रहे हैं, सबसे बड़ी बात तो या तो रोक देते तो समझ हाँ। पाते कि सपोर्ट नहीं, सपोर्ट नहीं कर रहे। लेकिन अगर वो मना करके भी करने दे रहे हैं तो हाँ। कहीं ना कहीं वो बस ये चाहते हैं कि लाइफ में स्टेबल हो जाए। बिल्कुल सपोर्टिव है। जी, तो मेरे मेरे माता जी, मेरे पिताजी, सबसे पहले मेरे पेरेंट्स, उसके बाद मेरी दादी और मेरे चाचा श्री, ये दो जन हैं। एक्चुअली मेरी जो मदर है वो जॉब पे थी, गवर्नमेंट जॉब में, तो वो मोर 2003 से लेके 2007 से लेके 2018 तक आउट ऑफ जयपुर रही है। ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि मेरे को माँ का दुलार तो इतना मिला नहीं है। बिल्कुल। ठीक है, पिताजी भी जॉब पे चले जाते थे। हाँ। मेरा जो मेन कनेक्शन था वो इमोशनल कनेक्शन मेरे चाचा जी से और मेरी दादी से ज्यादा रहा है। मेरे दादाजी 2013 में एक्सपायर हो गए थे। अच्छा। दादाजी से भी बहुत अच्छा कनेक्शन था, बट उनके बाद दादी से और चाचा से ज्यादा रहा। तो हाँ। चाचा के साथ तो ऐसा रहा है कि लाइक कुछ भी सामान चाहिए कि चाचा यार ये माइक मंगाना है, तो बस एक मैसेज ड्रॉप करने की देर होती थी, ड्रॉप करा, माइक आ गया। ये मेरे दादाजी वाला, मेरे दादाजी का भी ये था कि कुछ चाहिए तो आ जाता था। हाँ दादी थोड़ी नखरे दिखा देती, क्या करेगा, हाँ। क्या जरूरत है, लेकिन आ जाता है सामने। अगर कभी कभी मम्मी पापा डांटते हैं म्यूजिक को लेके तो दादी आती है सपोर्ट करने। बिल्कुल। ठीक है, मेरे जो कजन्स है, मेरे कजन्स में भी मेरी जो बुआ है, मेरी एक ही इकलौती बुआ है, हाँ हाँ तो उनका भी बहुत सपोर्ट रहा है। और उनके बेटे हैं, मेरे दो भाई हैं, एक तो मेरे बराबर ही है और एक बड़े हैं मेरे भैया हैं और एक दीदी हैं। तो मेरा जो बराबर वाला भाई है राघवेंद्र, हाँ हाँ उसका कहीं ना कहीं इमोशनल सपोर्ट है। उससे बातचीत करते रहते हैं कि ये कर लेगा, हाँ, ये हाँ। करनी है, तू कर, तो अपन देख लेंगे। बिल्कुल। जो बड़े भैया हैं वो भले ही मेरे खास भाई नहीं, लेकिन बहुत रियल भाई की तरह ही मेरे को प्यार करते हैं। हाँ 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 कोई भी चीज की जरूरत हो या कोई भी हेल्प चाहिए हो फील्ड से रिलेटेड, हमेशा तैयार। पापा को भी, हालांकि पापा बड़े हैं उससे, लेकिन फिर भी मेरे लिए पापा को समझाते हैं। अच्छा। वो और सब मिल गए, मेरे पापा जी भी बहुत समझाते हैं।
तो ये मेरी कोर फैमिली है जो जिन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट करा है। उसके बाद आगे चलें तो मेरे बैंडमेट्स, एक मेरा फ्रेंड है जो कि मेरे साथ 8 से 10 साल से कनेक्टेड है स्कूल टाइमिंग से। हमने कॉम्पिटिशन में भी पार्ट लिए साथ में। वो तबला बजाता है, बेसिकली परकशनिस्ट है। तबला नहीं, इन द सेंस वो सारे परकशंस बजाता है। अब उससे कुछ भी बजवा लो, गाता भी ठीक ठाक है। अच्छा। वो देगा तो हंसेगा। तो वो मेरे साथ काफी टाइम से है। उसका नाम है अभय व्यास। वो भी अभी को फाउंडर है वक्त का। शुरुआत उससे ही, मतलब उसके साथ ही हमने शुरुआत करी थी बैंड की। बैंड का भी मैं आपको बताऊं तो पहले रॉकिंग ब्रदर्स, फिर रिदम बैंड, हाँ। उसके बाद वक्त पे हम अभी आए हैं। अच्छा। कि एक अच्छा नाम बिल्कुल। अब जाके फाइनलाइज किया है। तो 5 साल से पहले जब मैंने 2020 में करियर स्टार्ट किया था, उस टाइम पे बहुत लोग जुड़े थे। उनमें से सिर्फ एक अभय है अभी जो मेरे साथ सही में एक एक्सक्लूसिव बेसिस पे काम कर रहा है, जो बंदा हमेशा मेरे लिए रेडी रहता है। अबे आपका फ्रेंड है? हाँ, अभय व्यास मेरा बहुत पुराने फ्रेंड है। हाँ। और सीनियर है मेरे से 1 साल। और काफी सपोर्ट उनका भी रहा है ना। वो ये है कि कोई तकलीफ होती थी, वो है मस्त मौजा आदमी, टू बी Okay. ऑनेस्ट। कोई तकलीफ है यार, अबे जी यार ये प्रॉब्लम हो गई यार, हाँ हाँ अरे छोड़ना, देख लेंगे, मस्त रहे। हाँ। तो वो वाला सीन हो गया। ठीक है। फिर हमारे बैंड में एक सबसे सीनियर आर्टिस्ट बोल लीजिए, मैनेजमेंट में बोल लीजिए, वो है विनीत भैया। हाँ। वो उनका काम है सबको डांटना अच्छा। गलतियों पे। हाँ। मतलब सपोर्ट भी बहुत करा है। मतलब ऐसे काफी फेज आए हैं कि जब मैंने विनीत भैया को रोते रोते भी कॉल किया कि भैया यार ये हो गया, तो भैया ये सब तो टेंशन मत ले, मैं हूँ तेरे साथ, हमेशा साथ हूँ, डोंट वरी। तो सबसे बड़ी बात विनीत भैया से मैं कैसे मिला था, एक रैंडम माइक, वो ओपन माइक्स होता है ना, हाँ हाँ। वहां मिला था मैं विनीत भैया से रैंडमली बैठ के। मुझे नहीं पता था ये बंदा इतना कनेक्टेड हो जाएगा मेरे से। तो वो सबसे उनको भी बहुत बहुत ज्यादा, उनको तो ये है कि वो बंदे नहीं होते शायद मैं म्यूजिक ही कंटिन्यू नहीं कर रहा होता आज की तारीख में। मेरा विनीत भैया नहीं होते तो। थोड़ा आगे बड़े कॉलेज में आए। कॉलेज में आके बात करें तो मेरे को उदित भैया हैं, एक मेरे सीनियर हैं, इलेक्ट्रिक गिटार प्ले करते हैं। वो बीच में थोड़ा हमारे में दिक्कत हो गई। दिक्कत जैसे कोई लड़ाई वड़ाई नहीं थी, बट वो अपने फ्रीलांसिंग पे आ गए थे तो हमारा थोड़ा कनेक्शन लूज हो गया था। हाँ। बट कहीं ना कहीं उनसे भी सीखने को बहुत मिलता है। तेज का मैंने आपको बता दिया। हाँ। तेज भी मेरे से कॉलेज में मिला था, बट इतने से 1 साल के लिए हम लोग गायब भी रहे थे। अच्छा। मैं, हालांकि मेरा फर्स्ट या सेकंड ईयर में तो बॉन्ड कुछ था ही नहीं। सेकंड ईयर में तो हम दोनों गायब थे, कनेक्शन ही लूज था। फर्स्ट ईयर में भी कुछ इतना खास नहीं था। थर्ड ईयर में आके ये इसका आया कि आदेश मुझे रेंट पे एक रूम चाहिए, ऐसा था। तो फिर इससे मैंने बातचीत स्टार्ट करी, तो फिर इतना अच्छा कनेक्शन बन गया। तो तेज का भी बहुत बड़ा हाथ है। तेज बहुत पॉजिटिव वाइब लेके चलता है अपने साथ। तो अच्छा। कुछ भी बात करो तो वो इजी लेता है हर चीजों को। अभय और तेज लाइक की एक वो नहीं था, हर बैंड में 2 लोग होते हैं हंसाने वाले, जो कि कोई भी काम इजीली नहीं होने देते हैं। हाँ हाँ। जैसे आप बैठे हो, हम जैम करने बैठे हैं, हाँ। तो 2 कोई ना कोई कीड़ेबाज होते हैं। कीड़ेबाज। तो मेरे बैंड के कीड़ेबाज हैं अभय व्यास और तेज सिंह राठौड़। अच्छा। हम जैमिंग करने बैठे हैं, कोई ना कोई ऐसी चीज होती है कि हमको हंसा दिया जाता है, अच्छा। जिससे कि हम हमारा कम से कम आधे घंटा बीत जाता है। अच्छा। और फिर बात पे तेज हो गया, ठीक है, विनीत भैया हो गया, अभय हो गया, ठीक है, फैमिली मेंबर्स हो गया। फिर और लोगों से मैं जुड़ा, जो अभय के थ्रू ही जुड़ा, जिसमें सुयश भैया थे जो भी मेरे सीनियर है, वो इलेक्ट्रिक गिटार पे हैं। उन्होंने भी काफी चीजें समझाई। दक्ष भैया जो है वो, उन्होंने भी मेरे साथ, एक्चुअली दक्ष भैया की भी शायद शुरुआत मेरे साथ ही हुई थी। मेरे को पता नहीं है अगर मैं गलत हूँ तो, लेकिन शायद हम दोनों ने पहला शो शायद उनका भी कमर्शियल मेरे साथ ही था डुओ में। तो मैं भी नया, वो भी नए। हाँ। तो उनसे भी काफी चीजें समझ में आई और मतलब काफी अच्छा रहा है। तो हाँ, मतलब जो लोग मुझसे जुड़े हैं ना, हाँ। उनका कहीं ना कहीं योगदान रहा ही है सर। कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, कुछ ना कुछ उन्होंने ऐसी चीज मुझे सीख दी है कि मैं इस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए बहुत, मतलब ऐसा कि मोटिवेट कर दिया है मेरे को। मोहित है एक, मैं नाम नहीं लेता तो शायद मेरे को मार खाता मैं बाद में। हाँ। मोहित जो है हमारे ड्रमर है। हाँ। तो वो अभी के टाइम पे ऐसा है कि वो मेरे को चने के झाड़ पे चढ़ा देता है। मैं कॉल करूं, मेरे को कभी लो फील हो रहा है ना कि मैं अच्छा नहीं गा रहा, मैं कॉल करके उसको गाना सुनाता हूँ, तो ही इज लाइक कि अरे वाह 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 वाह, क्या गा रहे हो यार जयेश, मजा आ गया यार, आपसे अच्छा तो कोई गाता ही नहीं। हाँ हाँ। तो वो सीन था। तो हाँ, मोहित हो गया। और भी सबसे बड़ा योगदान अगर मैं बताऊं तो, अगर आपको 100 लोग पसंद कर रहे हैं, 100 लोग में से 98 जो लोग थे, ऐसे मतलब 98% ऑफ पीपल जो थे वो मेरे को पूर्णिमा यूनिवर्सिटी, जिससे मैं पास आउट हूँ, अच्छा। मैंने वहां से भी मेरी डिग्री कंप्लीट करी है, वहां का मेरा, वहां से बहुत सपोर्ट मिला है। मेरे जूनियर्स जो आए थे उनसे बहुत सपोर्ट मिला है मेरे को, मेरे टीचर्स, मेरे फैकल्टीज, क्योंकि रोका नहीं गया किसी भी जगह पे परफॉर्म करने के लिए। जितना हो सकता था वहां मुझे प्लेटफॉर्म दिया गया, और शायद वहीं से मेरे को एक मास ऑडियंस मिली। भाई अभी तक मैं पूर्णिमा में था, तो जब तक परफॉर्म पूर्णिमा में नहीं किया था, उससे पहले मैं 50-100 लोगों में परफॉर्म करता था। पर पूर्णिमा की वजह से मेरे पास 1000-1500 लोगों के बीच में भी परफॉर्म करने का चांस मिला है। बिल्कुल। तो बहुत बड़ी बात होती है।
तो ये कुछ लोग थे जिनका बहुत बड़ा योगदान है मेरे संगीत की जर्नी में, जिनका नाम मैंने नहीं ले गया, उनको कैमरे की तरफ देख के मैं माफी मांगता हूँ, मुझे बाद में मैसेज ना करें। अशोक का बहुत बहुत धन्यवाद जो अभी तक मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। जी तो आपके करियर के लिए तो मतलब बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने आपको बहुत बहुत support किया है, है। बहुत, और अभी तो और आएंगे, बिल्कुल अभी तो आएंगे। बिल्कुल। जी ओके। अच्छा जय जी, ये बताइए जैसे कभी आप किसी कैफे में या फिर कहीं आप लाइव परफॉर्मेंस कर रहे हो और आपका गला बैठ जाता है, लेकिन अभी भी आपको शो करना है, जी तो उस केस में फिर आप क्या करते हैं, मतलब क्या रहता है आपका? सर, ये जो केस है ये हर आर्टिस्ट का कभी ना होता ही है, खासकर वोकलिस्ट के साथ होता है बिल्कुल। कि बीमारी हो जाती है, गला, खासकर गला बैठने वाला, जुकाम वाला केस। हाँ हाँ सबके अपनी अपनी तकनीक होती है। मेरी तकनीक क्या है कि स्केल डाउन कर दो। ये जो मेरे म्यूजिशियन फ्रेंड जो सुनेंगे ना वो समझ पाएंगे कि मैं अगर कोई गाना एफ शार्प पे गा रहा हूँ, हाँ हाँ उसको मैं ई पे या डी पे ले आया, तो वो क्या है, उतना, अब जिस गले, जब गला खराब होता है तो जितना चिल्लाओगे ना तो उतना आवाज फटने के चांस, हाँ बिल्कुल। वो कंसुरा भी हो जाता है बेसुरा के साथ, हाँ हाँ राइट। तो इस वजह से स्केल डाउन कर दो जिससे एफर्ट ना लगे। कुल मिला के अपने को ये इंश्योर करना होता है मेरे को कि मेरे गले पे एफर्ट ना जाए। गले पे एफर्ट गया तो आवाज हाँ। फटेगी, तो गले पे एफर्ट नहीं देना। मैं ये सोच के शोज करता हूँ। अच्छा। गड़बड़ खूब होती है, खूब गड़बड़ होती है, लेकिन ठीक है, वो काम चलाने वाली ये मेरे पास एक सॉल्यूशन है। बाकी गर्म पानी पी लो, गर्म पानी पी के शो कर लो, या कुछ मेडिसिन लेके शो कर लो, वो तो है ही, लेकिन साथ में ये चीज भी कर लो तो थोड़ा काम चल जाएगा आपका। तो जैसे जब आप करते हो आपका गला खराब हो जाता है, तो उस केस में मतलब आपके साथ में कोई होता है ऐसा कि भाई चलो ठीक है मेरे थोड़े रेस्ट कर लेता हूँ, कुछ ऐसा? सर ऐसे तो कर भी नहीं सकते, क्योंकि अगर अच्छा। कोई बंदा आपको पैसा देके परफॉर्म करने हाँ बता रहा है तो वो तो ये चाहता है कि जय श्री परफॉर्म करे, अच्छा। उसका मतलब नहीं है कि उसके साथ कौन आ रहा है। अच्छा अच्छा। तो ये चीज तो अपन कर ही नहीं सकते हैं। ये जरूर कर सकते हैं कि कोई मान लो मैं कुछ ज्यादा ही एक्सट्रीम लेवल पे बीमार हो गया तो मैं किसी को भेज दूं मेरी जगह, वो चीज कर सकता है। बट लाइव शो में मैं गा रहा हूँ फिर आधा शो वो कर रहा है, वो पॉसिबल। एंड वो इम्प्रोफेशनल भी लगता है, बिल्कुल, पर अच्छा नहीं है वो। इससे बड़े अगर आपसे नहीं हो रहा है हाँ हाँ तो आप शो कैंसिल कर दो, बिल्कुल। सिंपल। तो जय जी ये बताइए सोशल मीडिया का कितना योगदान रहा, कितनी हेल्प की सोशल मीडिया ने आपकी? सर बहुत हेल्प करी है, मतलब आज की तारीख में अगर मैं अच्छे शोज ले पा रहा हूँ, रेगुलरिटी पे शोज मुझे मिल रहे हैं, तो वो सोशल मीडिया की देन है। मेरी जो बिल्कुल। फैमिली है इंस्टाग्राम पे, खासकर मैं इंस्टाग्राम की बात करता हूँ क्योंकि बाकी जगह मैं इतना एक्टिव नहीं हूँ, मैं यूट्यूब पे भी इतना नहीं हूँ। बट इंस्टा ने जो मेरे को प्यार, और इंस्टा से जो लोगों ने मेरे को फेम दिया है, हाँ हाँ वो बहुत ज्यादा मेरे लिए महत्वपूर्ण है। लाइक वो सारे मेरे लिए फैमिली है। मेरे जितने भी 13,500 फॉलोअर्स अभी मेरे कंप्लीट अच्छा। हो रहे हैं वो हैं, तो वो 13,500 के 13,500 ना मेरे फैमिली मेंबर्स है। ओके। और अभी तो फैमिली में चाह रहा हूँ और बड़ी हो, और बिल्कुल वो भी जाएगी, सबकी दुआएं साथ में। बिल्कुल। तो बहुत बड़ा योगदान रहा है। कोई भी अगर आप इस आर्टिस्टिक फील्ड में काम कर रहे हो तो आपकी प्रोफाइल बहुत मैटर करती है, राइट। आप अगर खुद को दिखाओगे नहीं अच्छा ना तो शायद आपको कोई बुलाएगा भी नहीं। कोई नहीं बुलाए। तो इंस्टा का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। इंस्टा पे लोग मुझे देखते हैं, सुनते हैं, धीरे धीरे रीच, आज मेरे अकाउंट की 1 मिलियन पहुंच चुकी है, 1.3 मिलियन की रीच मेरे अकाउंट पे चल रही है। तो बस देन, बाकी प्रभु का आशीर्वाद है। बिल्कुल जी जी। तो सोशल मीडिया का बहुत काफी योगदान रहा है मेरे को। ओके। जी तो जय जी ये बताइए कि आप अभी फिलहाल में जो ओरिजिनल म्यूजिक है उसके आगे बढ़ रहे हैं? सर, ओरिजिनल म्यूजिक की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया, मैं कंपोजर भी हूँ, मैं राइटर भी हूँ। ओके। एट द एंड गोल जो मैं बताऊं कि एंड गोल तो मेरा यही है कि मैं एक खुद एक अच्छा म्यूजिशियन बनूं, एक आर्टिस्ट बनूं। बिल्कुल। एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट का मतलब ये होता है कि वो खुद के गाने बना के खुद रिलीज कर रहा है, हाँ हाँ वो खुद का ऑडियंस बेस बना रहा है। हाँ। तो अभी मैंने फिलहाल में मेरा पहला ट्रैक रिलीज करा है, प्यार की बातें। ओके। और उसके बीच ये गाने भी अभी सुनते हैं अपन, लेकिन ओके। हाँ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं आगे। और मेरा तो यही मानना है कि मैं जितना कर सकूं मेरी ऑडियंस के लिए, जितने अच्छे अच्छे गाने मैं बना के दे सकूं, हम दिन रात मेहनत करते हैं। बिल्कुल। और पूरी कोशिश करते हैं कि उनको अच्छे से अच्छे गाने बना के दें। ओके जी ठीक है। तो जैसे कि आपने जो अभी सॉन्ग बताया था आपका प्यार की बात है, तो इसके जो पीछे आपके क्या स्टोरी रही होगी ये बताइए आप। सर, ये गाना ना मेरे दिल के बहुत करीब है। मतलब ये हमने स्टार्ट किया था फेब 2024 में। लिखा मैंने पहले था लेकिन वो कंप्लीट ही नहीं हो पा रहा था। ओके। किसी ना किसी जगह पे आके अटक जाता था। भले वो लिखने की बात करूं, एक शुरुआत का मुखड़ा लिख लिया, अंतरा छूट गया। हाँ। क्या लिखूं समझ में नहीं आ रहा था। बिल्कुल। पर वो बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। बहुत कहानियां हैं इस गाने के साथ। सबसे पहली बात तो इसमें हर एक इंस्ट्रूमेंट लाइव रिकॉर्ड हुआ है। आप ड्रम्स, इसमें ड्रम्स जो है वो मोहित ने रिकॉर्ड करे हैं। ओके। इलेक्ट्रिक गिटार जो है वो तन्मय भैया है, हमारे सीनियर आर्टिस्ट, उन्होंने रिकॉर्ड करा है। अकोस्टिक गिटार का कंपोजिशन तेज का है, वोकल्स मेरे हैं, कीज मेरे हैं। प्रोडक्शन जो है नेमलेस म्यूजिक कंपनी पे हुआ है, रुझान चावला जी ने इसको प्रोड्यूस करा है, मिक्स एंड मास्टर करा है। तो काफी लोगों का योगदान इसमें ऑलरेडी रहा है। बिल्कुल। ये तो वो लोग हैं कि जिन्होंने एज एन क्या बोलूं कि भाई
फिजिकल योगदान दिया है, कुछ ना कुछ प्ले करके या कुछ ना कुछ काम करके। इमोशनल योगदान भी बहुत लोग Okay. कर आए हैं जिनकी वजह से ये गाना बना। ठीक है, ज्यादा नहीं बोल सकता क्योंकि मेरे पिताजी भी देखेंगे, मेरे को मार पड़ेगी, बट हाँ हाँ। रहा है, काफी लोग का योगदान रहा है। ये गाना 3 बार मैंने लिखा, 3 बार फाड़ा हम्म। और फिर वापस लिखा। तो ये इसकी स्टोरी रही है। और एक मतलब ऐसा है कि एक बार मैं ये लाइफ का फेज मैंने इस गाने के दौरान देख लिया है कि मैं एकदम मेरे लोअर से लोअर फेज ही मैंने देख लिया है। ओके। और अब तक की लाइफ का जितना मैं अच्छा कर सकता था अभी तक मैंने कर लिया, आगे और करेंगे, बट अभी तक का जो मेरा एक हाईएस्ट फेज था वो मैंने इस गाने की वजह से देख लिया है कि अच्छे स्ट्रीम्स भी आ रहे हैं, फेम भी मिल रहा है, और दुखद से दुखद की लास्ट बंदा क्या सोचता है, मरने की बात सोचता है। हाँ हाँ तो वो थॉट तक भी मैं पहुंच चुका था किसी चीज को लेके। बिल्कुल। तो बहुत लोगों का योगदान रहा है इस फिल्म में। अगर मैं बात करूँ, मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है जयंत, तो बहुत काफी क्लोज बंदा है वो मेरा। तो मेरे साथ कुछ गलत घटना घटी थी कुछ टाइम पहले, तो मैं जिंदगी खत्म करने के उसमें था, ओके। मेरे से नहीं हो रहा। मैं घर से निकल गया था रात को खाना खा के पैदल घूमने, हाँ। किसी टपरी पे, धूप टपरी पे जाके बैठ गया, खाली टपरी पे अकेले। हाँ। मेरे को रैंडमली जयंत का फोन आता है कि क्या कर रहा है भाई, कैसा है। हाँ हाँ वो मेरी आवाज सुन के समझ गया कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम में है जयेश। हाँ। उसने पूछा तू कहाँ है, बोले यार मैं तो, मेरे से नहीं हो रहा है। बोले तू बता तू कहाँ है। उसने बंदे ने मेरे से जिद करके मेरी लोकेशन मांग लिया और मेरे पास बंदा रात को आया, रात हाँ, 9 बजे के आसपास की बात है। उसने मेरे को जितना मोटिवेट करा, उस बंदे ने मेरे को रोता हुआ भी देखा है, उस बंदे ने मुझे हंसता हुआ भी देखा है। उस बंदे को सब कुछ पता है कि ये मैं खास से निकल के आया हूँ। तो ये खास फ्रेंड होगा आपका बहुत इसलिए। बहुत खास फ्रेंड है। बिल्कुल। और वो आया, उसने मुझे बहुत मोटिवेट करा चीज को लेकर कि यार जयेश कोई बात नहीं, चीजें हो जाती है। बिल्कुल। और उसने इस तरीके से कुछ मोटिवेशन दिया कि फिर अगले दिन से वापस उठा, वो पेज फाड़ा हाँ। और लास्ट फाइनल प्यार की बातें मैंने लिखा। तो ये गाना ऐसे कंप्लीट हुआ। मैंने मार्च अप्रैल के अंदर ये गाना लिख के कंप्लीट करा ओके। और फिर इसको रिलीज कराया। अभी 17 मई को मैंने फाइनली इसको गाने को रिलीज करा। तो पहली बात तो पहला गाना था, तो एज एन आर्टिस्ट भी काफी कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, आपको पता नहीं कि आपको रिलीज कैसे करना है। बहुत बड़ी बात होती है आर्टिस्ट हाँ, की, वो खुद बिल्कुल। का गाना बना के रिलीज कर रहा है। बिल्कुल। बहुत अगर एक छोटी सी भी गड़बड़ दिखती है ना तो डर लगता है। बहुत ज्यादा। तो हमने जितना हम कर सकते थे हमने ट्राई करा। रात रात को भी हम लोगों ने रिकॉर्डिंग करी है। तो जान भैया ने भी रात रात को बैठ के इसके लिए काम किया है, बहुत काम किया है इस गाने के लिए। हमारे ये मकसद नहीं था कि इससे पैसा बनाना है यार, हाँ, हाँ। हमारा ये मकसद था कि पहला गाना है, रिलीज अच्छा होना चाहिए। रिलीज गाने तो और बनाने 20 गाने पड़े, हाँ वो तो करने ही करने हैं, हाँ लेकिन ये गाना रिलीज अच्छा हो। बिल्कुल। बहुत मेहनत करी इस गाने के पीछे और ये दिल के बहुत करीब है गाना। और जो लोगों का मतलब ऐसा है ना कि इस गाने ने मुझे सिखा दिया है कि लोग आपकी जिंदगी में मैटर नहीं करते। बिल्कुल। टू बी ऑनेस्ट, हाँ अगर आप किसी के पीछे भाग रहे हो और वो इंसान आपकी कदर नहीं कर रहा है ना, तो आपको भी छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल, ये बात आपने बिल्कुल सही बोली। छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल। अगर वो कदर ही नहीं मिल रही है तो आप छोड़ दो। बिल्कुल। अब मैं क्या कर रहा था, किसी इंसान के पीछे भाग रहा था, ठीक है, वो इंसान के पीछे भागता भागता मैं इतना पागल हो गया कि मैंने जिंदगी खत्म करने का सोच लिया। बिल्कुल। लेकिन जब ये चीज मेरे दिमाग में आई, जब दिमाग में समझा मैं, भगवान, हालांकि भगवान का भी बहुत बड़ा हाथ रहा है मेरे जो गुरुदेव भगवान है या हमारे घर में ठाकुर जी विराजमान थे, उनके भी बहुत आशीर्वाद रहा है इस चीज में। मेरे को उस फेज से निकाल दिया। लोग निकल नहीं पाते हैं, मैं निकल गया। तो उस चीज ने मुझे इस चीज सिखा के भेजी है कि भाई जयेश, अगर कोई एफर्ट की कदर नहीं कर रहा है ना तो भाड़ में जाना बस। बिल्कुल। और यही प्रिंसिपल लेके मैं फॉलो कर रहा हूँ। हाँ। और वो उस दिन का 1 साल पहले का दिन है और आज का दिन है, मैं आपके सामने सही सलामत बैठा हूँ और अपना करियर पे आगे बढ़ रहा हूँ। बिल्कुल। तो प्यार की बात है कि ये स्टोरी है कि 3 बार गाना मैंने लिखा, फाड़ा, चौथी बार वापस बनाया। ओके। तो तेजी बोलता था कि पागल है क्या ठीक है यार, अब कर रहा है धीरे धीरे, अब और गाने हैं, प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है। तो जय जी ये बताइए कि जैसे म्यूजिक ने जो आपकी जिंदगी वो किस तरीके से बदली? सर म्यूजिक की वजह से ही मैं बोल सकता हूँ कि एक इंट्रोवर्ट इंसान को एक्सट्रोवर्ट बना दिया। बिल्कुल। एक बच्चा जो कुछ सोच भी नहीं सकता था अपने करियर के बारे में, उसको आज इतना तो कैपेबल बना दिया है हाँ हाँ कि वो अपने गोल सेट कर सकता है लाइफ में, वो अच्छा कमा सकता है ना, वो अच्छी लाइफस्टाइल जी सकता है। हाँ। म्यूजिक ने मेरे को कनेक्ट करा है लोगों से, मेरे कनेक्शंस बढ़ाए हैं। बिल्कुल। और मतलब कुल मिला के देखा जाए तो एक पॉजिटिविटी की तरफ मेरे को धकेल दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं कहीं ना कहीं नेगेटिविटी में था, लेकिन म्यूजिक एक ऐसा निकल के आया है मेरे, एक बोल सकते हैं टैलेंट गॉड गिफ्टेड ही रहा है मेरे लिए। तो भगवान का दिया हुआ है कि ये मेरे को तोहफा मिल गया है कि जिसकी वजह से मैंने मेरी लाइफ बदल ली है। हालांकि अभी पूरी तरीके से नहीं बदली है, अभी स्ट्रगल चालू है, हाँ हाँ। लेकिन बहुत जल्दी बदल जाएगी। ओके। और इस संगीत की वजह से बदलेगी।
जी, संगीत मेरे लिए सब कुछ है। संगीत। जी। जय जी, ये बताइए कोई ऐसा पल जिसमें म्यूजिक ने आपको कोई मुश्किलों से निकाला हो। मुश्किल सर, देखो म्यूजिक एक ऐसी चीज है ना हाँ कि आप कितने जीवन में त्रास में हो, हाँ हाँ। डिप्रेशन में हो, आपके साथ कितनी प्रॉब्लम चल रही हो, हम्म। लेकिन अगर आप अच्छे म्यूजिशियन हो या आपको म्यूजिक सुनना पसंद है तो आप निकल सकते हो इस चीज से। अच्छा। बहुत सारी लाइफ में दिक्कत है, कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि आपको कुछ ही अच्छा नहीं लगता है। वो घर वालों से ही बात नहीं करनी है, आपको सिर्फ अकेला टाइम स्पेंड करना है। देखो उन्हें बोलते खाली दिमाग शैतान का घर वाली बात हो हाँ जाती हाँ है। बिल्कुल। ठीक है, तो मेरे को मेरा दिमाग खाली नहीं रहने दिया उस सिचुएशन में। काफी ऐसी दिक्कतें आई है मेरी लाइफ में। तो हम बैठता था अकेला, कुछ नहीं, हारमोनियम लिया, चलो गाना गाता हूँ। तो वो 1 घंटे में पता नहीं चलता था कि मेरा जो जो पहले नेगेटिव थिंकिंग चल रही थी ना, वो कब पॉजिटिव में बदल गई है। तो ये बहुत बड़ा योगदान रहा है म्यूजिक का। और ये सबके साथ, मैं तो सबको ही ये सजेस्ट करता हूँ, भाई परेशान है, संगीत सुनो, अच्छा संगीत सुनो। अच्छा म्यूजिक अगर आप सुनते हैं तो आप डिप्रेस तो रह ही नहीं सकते, बिल्कुल। कभी नहीं रह सकते। कुछ कुछ म्यूजिक होते हैं ना ऐसे जो मतलब अपन को किसी भी इमोशनल चीज से बाहर निकाल देते हैं। जी, कि ना आज की तारीख में बताया हाँ। देखा जाए तो हर जॉनर के लिए आपके आपके पास हर सिचुएशन के लिए गाना है। बिल्कुल। आपका ब्रेकअप हुआ है, हाँ आपके पास सैड सॉन्ग है। बिल्कुल। आप प्यार में हैं, आपको हाँ रोमांटिक सॉन्ग है। आपको मोटिवेशन नहीं आ रहा, आप मोटिवेशनल बिल्कुल सॉन्ग सुनिए। आपको देशभक्ति जगानी है, आप पेट्रियोटिक सॉन्ग बिल्कुल सुनिए। आपको कल्चर से प्यार जताना है, आप राजस्थानी, आप जहाँ जिस भी कल्चर से बिलोंग करते हैं वहां के सॉन्ग सुनिए। बिल्कुल। तो हर तरीके का म्यूजिक क्यों बनाया गया है कि आपको हर सिचुएशन से बाहर बाहर अगर आप निकालने के कोई लिए। बुरी सिचुएशन में फंसे हुए हैं हाँ तो आपको उससे बाहर निकाल पाए। अगर आपको किसी से कनेक्टेड फील करना है तो शायद वो म्यूजिक के थ्रू कनेक्टेड फील कर सकता है। मोटिवेशनल सॉन्ग्स होते हैं या कोई भी तरीके का जो भी जॉनर सुनता है, कहीं ना कहीं वो इफेक्ट डालता ही है। बिल्कुल। अब आज के बारे में लोग बोलते हैं कि यार ये जो आजकल के जेनजी वाले गाने आ रहे हाँ हैं, हाँ हाँ यार वो उनको पसंद है। बिल्कुल। भाई जो बनाने वाला अगर बना रहा है, हाँ लोग आज की तारीख में बताऊं तो ये अनूप जैन है, प्रतीक कुहाड़ है, ये लोग को बहुत ज्यादा डिफेम करते हैं। मैं चलो इनकी बात नहीं करता, इनकी तो बहुत सारे पॉडकास्ट में ऑलरेडी बात हो जाती है। मैं नॉर्मल किसी भी इंडिया आर्टिस्ट की बात कर लेता हूँ, किसी भी इंडिया आर्टिस्ट बिल्कुल। जो अकेला खुद के दम पे काम कर रहा है। हाँ अरे भाई अगर तुमको नहीं सुना तो मत सुनो। बिल्कुल। अगर वो बंदा गाना बना रहा है तो लोग सुन रहे हैं उसको, सुन रहे हैं। जब भी काम कर रहा है। बिल्कुल तो पहली बात तो अगर आपको कुछ नहीं आता तो आप हाँ जज करने वाले होते नहीं, बिल्कुल। क्या कैसे काम चल रहा है इस चीज में, राइट। तो लोगों के परसेप्शन अलग है। अभी बात रही पॉप म्यूजिक क्या है, मेरे को कोई भी आर्टिस्ट बोलता है क्या क्या हो गया है आजकल के हाँ म्यूजिक को, मतलब हुआ कुछ नहीं है। हुआ कुछ नहीं है। बस जो लोगों को पसंद आ रहा है वो बस बना रहा है, बस सिंपल सी बात। जो पसंद आता है वो बोलते हैं कि हाँ ये बेटर है, और जो नहीं आता फिर के ये कुछ नहीं है। सिंपल। ये अब आज की जो जनरेशन है उसको पसंद ही पार्टी वाला सीन है, तो पार्टी वाले सॉन्ग से तो आएंगे ना। बिल्कुल। मैं ये मानता हूँ हाँ। कि म्यूजिक इंडस्ट्री अच्छी भी हो रही है, हाँ इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री बहुत अच्छी हो रही बहुत बहुत। है, बट पुराने गानों की बात अलग थी, ये मैं हाँ। मानता हूँ, बहुत अच्छे से मानता हूँ। बट अगर आज की तारीख में ये जनरेशन का मतलब या ये जो म्यूजिक का जो एक क्या बोलते हैं पाथ है जो शिफ्ट हुआ है ना, हाँ हाँ ये हुआ भी हमारी वजह से ही है। जो लोग सुनते हैं उनकी वजह से हुआ है। हाँ हाँ तो एंजॉय करो, हर जॉनरा सुनो। मैं बिल्कुल। तो ये कहता हूँ कहीं ना कहीं सब जगह से सीखने को मिलता है। आर्टिस्ट के लिए तो मेरी ये एडवाइस है कि जो जॉनरा सुन सकते हो सुनो भाई, हाँ सब जगह से। बिल्कुल। तो म्यूजिक एक ऐसी चीज है सर, आपको हर चीज से निकाल सकती है। हर डिप्रेशन, कितना ही डिप्रेशन में हो आज, ना भी डिप्रेशन हो आप बिल्कुल उसको निकाल संगीत सकते सुनाइए एक बार, निकाल देगा। हाँ बिल्कुल। ये चीज है, निकालता है। आजकल तो ये कॉलेज इवेंट्स होते हैं, ये हाँ भी जैसे कोई ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है, किसी इवेंट्स में तो मोटिवेशनल स्पीकर्स को बुलाते हैं, हाँ हाँ वो भी पीछे संगीत का यूज करते हैं, मैंने देखा है ये। हाँ बिल्कुल। पीछे संगीत का यूज, संगीत के बिना कुछ नहीं है सर, कुछ भी नहीं है। कहीं कुछ भी नहीं है, हर चीज में संगीत है, फौजियों के लिए बसता है। हर चीज के लिए, हर चीज। अपन देशभक्ति में जाते, देशभक्ति कैसे जगती है, अभी स्कूल में गए तो उस तरीके सॉन्ग उसी तरीके से बजता था, एक जोश आता है मैं अपने। कह रहा हूँ ना कि सिचुएशन वाइज हर तरीके का गाना बनाया गया है, बिल्कुल। तो हर चीज से आप निकल सकते हैं, हर सिचुएशन से रिलेटेड आपको एक गाना दिया गया है। तो ये देन है अच्छे से बिल्कुल। म्यूजिक डायरेक्टर्स की। हाँ बस ठीक है, वही चीज है, हम ट्राई करते हैं कि हम भी कुछ ऐसा दे पाए हाँ हाँ कि जो आगे इतना रिलेटेबल कंटेंट लगे कि लोग बार बार सुनें। हाँ बिल्कुल। जी। हाँ तो जय जी ये बताइए कि आप म्यूजिक के अलावा किसी और क्षेत्र में भी मतलब आप काम करना चाहते हैं, कोई ऐसा इरादा है जी आपका? सर, मेरा देखो मैं प्लान बताऊं तो हाँ। मेरा म्यूजिक एक ऐसा चीज है, मेरा कंफर्ट जोन है म्यूजिक। मेरे को पैसे के लिए म्यूजिक में काम नहीं करना है। मतलब मैं चाह रहा हूँ कि मेरा जो प्राइमरी इनकम सोर्स है म्यूजिक ना रहे। म्यूजिक मैं करूँ, मैं लोगों के लिए करूँ, मैं मेरे लिए हाँ। खुशी के लिए करूँ। बिल्कुल। तो मेरा एक सपना है छोटा सा कि मैं एक बिजनेस खोलूं, खुद का एक लाउंज एंड कैफे हो। हाँ तो ये कर जरूर मेरे को करना है आने वाले कुछ सालों में कि मैं खुद का कैफे या लाउंज खोल पाऊँ, बिल्कुल। जिससे कि एक ठीक है, हो सकता है कि फाइनेंशियल स्टेबल होने की बात कर लो या मेरा ड्रीम ले लो, लेकिन एक ही फील्ड है कि बिजनेस में मुझे करना है, ओके। म्यूजिक करना। जी।
बहुत अच्छा सोचा आपने इसके बारे में। तो आपका जैसे कोई ड्रीम कोलैबोरेशन किस तरीके? सर ड्रीम कोलैबोरेशन मेरा प्रीतम, म्यूजिक डायरेक्टर प्रीतम दा ओके, और विशाल मिश्रा, विशाल सर। कि दो जनों के साथ मेरे को काम करने की दिल से इच्छा है, अच्छा, तो काम करना है। तो उनके साथ कोई बातचीत अभी हुई है आप? हम ट्राई करते हैं, मेल करते रहते हैं, मैसेज करते रहते हैं, बट अभी तक कोई रिप्लाई आया नहीं है। आई होप ये पॉडकास्ट उन तक पहुंच जाए तो ओके, आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो पैन इंडिया में हमारा जाएगा पॉडकास्ट। जी बिल्कुल। रहेगा। अच्छा जय जी, एक बहुत है मतलब एक मजेदार फनी थोड़ा सा ऑडियंस के लिए, जी कि जैसे कभी आप जब बैंड होता है आपका पूरा, तो उस टाइम किसी चीज को लेकर लड़ाई होती है? सर लड़ाई तो बहुत होती है टू बी ऑनेस्ट, और सीरियस वाली भी हो जाती है, हाँ। ठीक है, मजे वाली भी हो जाती है। अगर मैं वैसे बात करूं तो परफॉर्मेंस से पहले की लड़ाई अलग, हाँ। परफॉर्मेंस के बाद की लड़ाई बाद अलग। की। पहले की लड़ाई की बात करें तो हम जैमिंग पे बैठे हैं, हाँ कोई गाना कर रहे हैं, तो हमारे उदित जी बोलेंगे नहीं यार ये गाना दूसरा करते हैं। अभय जी बोलेंगे यार तो थोड़ा सूफी लाना है यार, क्या ये गाता रहता है। हाँ तेज बोलेगा थोड़ा सोलफुल रखेंगे। हाँ तो इस बात को लेके बहस, मैं बोलूंगा मैं गाऊंगा जो गाना है, हाँ हाँ इस बात को लेके बहस हो जाती है। फिर अगर मान लो ये म्यूजिशियन फ्रेंड रिलेट करेंगे, कोई गिटार ट्यून कर रहा है, हाँ पीछे से मोहित धम 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 ड्रम्स बजा रहा है, तो उसको चुप करा दिया जाता है, चुप हो जा भाई ट्यून कर रहा हूँ मैं। हाँ उनकी भी जो बहस छिड़ जाती है, एक दूसरे की टांग खींचना हाँ है ना, फनी वे में, तो वो चीज हो जाती है। स्टेज पे अलग लड़ाइयाँ हाँ बच्चे, अरे यार मेरा गिटार बढ़ा ना थोड़ा यार, हाँ हाँ। नहीं यार तेरा ज्यादा है यार, मेरा 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 बड़ा यार, ऐसे काम नहीं बिल्कुल। होता है यार। तो जय जी, अब अपन एक क्या है रैपिड फायर राउंड है वो स्टार्ट करते हैं, जिसमें मैं आपको कुछ पूछूंगा तो आपको उनका जल्दी जल्दी आंसर देना है, डन। ठीक है? जी सर। तो करते हैं अपन शुरुआत। जी बिल्कुल। ओके। अच्छा ये बताइए कि ऐसा कोई गाना जो आप रोज गुनगुनाते हो? प्यार की बातें। ओके। और चाय या कॉफी आपको क्या पसंद है? चाय। चाय। लाइव शो या स्टूडियो रिकॉर्डिंग? लाइव शोज। लाइव शो। ओके। तो लुंगी डांस या घुंघरू वाला डांस, कौन सा डांस पसंद है आपको? लुंगी डांस। लुंगी डांस तो कभी किया है आपने? ना सर, ये तो पहली बार बोल दिया। बिल्कुल बिल्कुल, चलो ठीक है। अच्छा ये बताइए, देर रात तक जुगलबंदी या रियाज? रियाज। रील्स या फिर शॉर्ट्स वीडियो? रील्स। अच्छा आपको ओके। अच्छा माइक टेस्टिंग आप किस तरीके से करते हैं? हेलो साउंड चेक 1, ओके। साउंड चेक 1, जय शर्मा लाइव। पॉप म्यूजिक या सूफी? पॉप। अबे मारेगा मेरे को लेकिन पॉप। पॉप। एक कोई लाइन जो आप नए सिंगर को बोलना चाहेंगे? काम करो, काम करो। कीप वर्किंग हार्ड, रियाज करिए। बिल्कुल। डांसिंग सिंगर या मतलब एक स्टेज नॉर्मल शांत तरीके नॉर्मल, से? शांत, नॉर्मल शांत वाला सिंगर। शांत वाला, ओके। हाँ। कभी आपको कोई फैन से कोई गिफ्ट वगैरह मिला हो, कोई भी जो कि हाँ बहुत इम्पोर्टेंट है? मेरे किसी फैन ने मुझे कोई गिफ्ट नहीं दिया है, प्लीज दे दो यार। तो अभी जैसे कि जय जी, आप जो नए आर्टिस्ट है उनको कोई सजेशन आपकी साइड से देना चाहेंगे कुछ? सर एक ही चीज बोलूंगा, हार नहीं माननी है। ये इंडस्ट्री में अगर आप लोग आए हो तो आप लोग बहुत हिम्मत वाले हो, बिल्कुल। और बहुत तकलीफें आएंगी, स्ट्रगल आएगा, बिल्कुल। हम भी फेस कर रहे हैं, आपको भी फेस करना पड़ेगा। तो हार नहीं माननी है, रियाज करो, खूब काम करो अपने ऊपर, इतनी अच्छी पकड़ कर लो म्यूजिक में कि अपने आप ही ग्रोथ मिलती जाए। बिल्कुल। और बस, हाँ बस ये है, ध्यान रखिए कि डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, और अगर आप किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो उसके लिए लॉयल रहना बहुत जरूरी है। तो रियाज करें, काम करें रेगुलर बेसिस पे, बस यही कहूँगा। जी ओके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और हमारे डीजी केयर इंडिया की तरफ से भी आपको आने वाले प्रोजेक्ट के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। वेलकम। थैंक यू।